ऐसा ऐसा करो, सब लोग ऐसा यूज करते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड टुडे इज अवर 36th लेक्चर। एंड 36 लेक्चर से पहले हम सोचते हैं कि जितने 35 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं उन सभी के नोट्स आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे, और ये सारे लेक्चर्स वेल रिवाइज भी आपके यहाँ से जो वो होंगे। यस सर। तो हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट चेंज। हाँ सर। तो क्लाइमेट चेंज के सर हमने देखा था कि आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कौन कौन सी होती हैं। हमने ग्रीन हाउस गैसेस के नाम याद किए थे, कौन कौन सी ग्रीन हाउस होती हैं और उनके क्या क्या प्रोड्यूस, कैसे किस किस तरीके से वो आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि उनका ग्रीन, यस, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो कितना है। तो हमने हर एक ग्रीन हाउस गैस को उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड उसकी लाइफ स्पैन, कि उसका लाइफ स्पैन जो है वो कितना है, ये दो चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। तो इन दोनों के ऊपर जो है हम लोगों ने उनको एक बार के लिए क्या कहते हैं, जो कंपेयर करके जो है वो देखा था। बिल्कुल सर, सही बात है। तो मैं ना एक चीज तुमको आज सिखाना चाहता हूँ। तो क्या सिखाना चाहते हो? मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स किया है आपने? हाँ सर, फिजिकल ज्योग्राफी का हमने कोर्स किया है ना, बिल्कुल किया है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सर, हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। तो क्लाइमेट को या वेदर को क्या क्या चीजें इम्पैक्ट करती हैं, हम उन सब के बारे में बात करते हैं। हाँ सर, हम इन सब के बारे में बात करते हैं। और ये जो सारा इम्पैक्ट चलता है ना, कि इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, जब ये चीजें बार बार होती है तो उसी से तो क्लाइमेट चेंज होता है। यस। जब वो अनयूजुअल है ना, ऐसे टाइम पीरियड के ऊपर होती है, तभी तो हम लोगों के पास क्लाइमेट चेंज होता है। यस और नो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक्स भी कई बार क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमको पढ़ने होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कभी। यस, अनयूजुअल स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग अकरिंग ओवर द साउथ पोल। ये क्या है? इट्स अ क्लाइमेट चेंज। यस, ये अगर आप न्यूज देखते हो तो ये न्यूज किससे रिलेटेड है? ये न्यूज आपकी पूरी की पूरी आपको रिलेट मिलती है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। बट जब इस क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन किया जाता है कि इसके फैक्टर्स क्या रहे होंगे, ये क्यों ऐसा हो रहा है, तब जितने वो फैक्टर्स आते हैं वो सब कहाँ पे एक्सप्लेन होते हैं? वो आपके पास एक्सप्लेन होते हैं फिजिकल जियोग्राफी के अंदर। यस, उन सभी का एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? फिजिकल जियोग्राफी के अंदर। तो इस तरीके से टॉपिक ना इंटीग्रेटेड होता है आपके पास। यस, समझ पा रहे हो? जैसे जैसे अगर आप इसको देखोगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलर वर्टेक्स। अब ये पोलर वर्टेक्स हमने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, बताओ? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है पोलर वर्टेक्स? यस, ये पोलर वर्टेक्स हमने फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स के अंदर पढ़ रखा है। अगर आपको पता हो, अगर आपको याद आ रहा हो, तो हमने पोल्स के ऊपर ना इस तरीके से यूं 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 करते करते हुए वो बनाए थे, पूरा लो प्रेशर हाई प्रेशर किस तरीके से क्या आपके पास वेदर का इम्पैक्ट करता है, ये सारा पढ़ाता था। वो पोलर वर्टेक्स होता है। फिर ये कई बार वीक हो जाता है और कई बार ये स्ट्रांग हो जाता है। तो उन सब की वजह से आपके पास आप देखते हो कि यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स वगैरह बनती है, और ये पूरा का पूरा सब एनालिसिस हमने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कर रखा है। तो ये जो एनालिसिस है ये पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी में होता है। बट इस पूरे का जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट क्या होता है? क्लाइमेट चेंज। यस, इसके पूरे का इम्पैक्ट क्या होता है? इस पूरे का इम्पैक्ट आपके पास जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो अनयूजुअल स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग अकरिंग ओवर साउथ पोल। जब कभी भी अब आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएं तो आपको वो आर्टिकल्स पूरे के पूरे पढ़ने चाहिए। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई भी चीज जब आप पढ़ लेते हो, जब आप स्टैटिक पढ़ लेते हो, तो आपको धीरे धीरे सारी की सारी चीजें ना समझ में आने लगती है। जैसे हम इस आर्टिकल को यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप क्या देखोगे? द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलर वर्टेक्स। पता है तो पोलर वर्टेक्स क्या होता है? यस, कैन वेरी थ्रू आउट द विंटर। बिल्कुल सर, हमको पता है ये कई बार वीक होती है, कई बार ये आपके पास स्ट्रांग हो जाता है। दिस इन्फ्लुएंसेस वेदर पैटर्न्स इन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिलो इट। सर बिलो इट, ये वाली बात कहाँ से आ गई? अब देखो, जो नौसिखिया स्टूडेंट होगा जिसको ये पता ही नहीं होगा कि पोलर वर्टेक्स होता क्या है, कहाँ है, उसको ये वाली लाइन समझ नहीं आएगी। बट आप लोगों को पता है ना कि पोलर वर्टेक्स कहाँ बनता है? जमीन पे बनता है कि आसमान में बनता है? यस, वो ऊपर बनता है। पोलर वर्टेक्स ऊपर बनता है आपके पास। उसके इम्पैक्ट आपके पास यहाँ पे नीचे है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, वो बदलते रहते हैं आपके पास। ठीक है, जिससे प्रेशर बेल्ट बदलेगा, प्रेशर बेल्ट बदलेगा तो विंड डायरेक्शन वगैरह, विंड की इंटेंसिटी वो सब बदलती है।
तो ये सारा इम्पैक्ट कहाँ पे समझ आता है? फिजिकल ज्योग्राफी कोर्स के अंदर समझ में आता है। तो ये चीज होती है। सो दिस इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स इन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिलो इट कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो वेदर पैटर्न है उसको चेंज करेगा, वेयर मोस्ट ऑफ द वेदर अकर्स। यानी पोलर वर्टेक्स कहाँ पे बनेगा सर? उससे भी बियॉन्ड। यस, उससे भी बियॉन्ड। तो आप देखो, इसको पढ़ोगे, व्हाट इज स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। अभी स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग भी हमने कहाँ पे पढ़ रखी है? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रखी है। पर ये ओवरऑल जब ये टॉपिक को हम देखते हैं कि अनयूजुअल स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग अकरिंग ओवर साउथ पोल, ये किस में आता है? ये आपके पास आता है क्लाइमेट चेंज के अंदर। यस, जो आपका मेंस का जब आप सिलेबस देखते हो ना, कि मेंस के सिलेबस के अंदर हमको टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो ये टॉपिक आपकी, ये न्यूज आपके लिए किसके किसके अंदर आएगी? ये न्यूज आपके पास आएगी कहाँ पे? क्लाइमेट चेंज के अंदर। और ये कोई पुरानी न्यूज नहीं है, जुलाई 16 2024 की है। सर हैप्पी बर्थडे टू यू। यस सर, हाँ सर, आपके बर्थडे के दिन की है। यस, आपके बर्थडे के दिन की है ये। मेरे बर्थडे के दिन की न्यूज है ये। यस, तो ज्यादा पुराने भी नहीं है, ये पूछा जाता है। तो अब आप देखो, इसमें ऐसी कोई न्यूज नहीं है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक हो। ये सब वो है जो आपको आएगा समझ में। देखो आप, इवन दो दे देर आर मोर फ्रिक्वेंटली सीन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है सर, हमको वैसे ही पता है कि पोलर वर्टेक्स जो बनते हैं वो पोल्स के बनते ऊपर बनते हैं, या तो साउथ में बनेंगे, या तो नॉर्थ में बनेंगे, या फिर साउथ में बनेंगे। अब नॉर्थ में ज्यादा क्यों बनेंगे? क्योंकि सर नॉर्थ में लैंड मास ज्यादा है, इसलिए हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ये चीजें आपके पास यहाँ पे ज्यादा होता है ना। यस, ये पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है हमने? ये हमने पूरा पढ़ रखा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो आपके पास वेदर कंडीशंस होती है वो अनइवन होती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर वो इवन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी है पूरा का पूरा, मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे पानी है। यहाँ पे लैंड वाटर लैंड वाटर लैंड वाटर है, जिसकी वजह से जो प्रेशर बेल्ट आपके पास बनते हैं, वो प्रेशर बेल्ट एक ही तरीके से नहीं बनते, वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता उनका। यस, हाँ, अनस्टेबल आइसोबार्स आपके पास होता है। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा बनेगा। बिल्कुल। अब बताओ, जो नौसिखिया स्टूडेंट होगा उसको ये समझ ही नहीं आएगा, जिसने फिजिकल ज्योग्राफी पहले पढ़ रखी है उसके लिए होगा है छोटी सी चीज बोली है इसमें। बताओ, लिखने वाले को कुछ खास पता ही नहीं, उसको पता नहीं है कि वो यूपीएससी के लखावत सर के रात को 10 बजे वाली क्लास में आने वाले स्टूडेंट को बता रहा है। यस, तो अब देखो आप इसको क्या चीज लिखा हुआ है। सो इवन दो दे आर मोर फ्रिक्वेंटली सीन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सर ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। दे रेफर टू सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर हाई अप इन द स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होगा? ऊपर आपके पास हाई टेम्परेचर जो है वो हो जाता है। अब देखो, ऊपर अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो क्या होगा? सर हायर टेम्परेचर होता है तब क्या होता है? डाइवर्जेंस। यस, यहाँ से हवा इधर उधर जाएगी, या यहाँ पे हम कह देते हैं यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। यस, अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इसका मतलब यहाँ से हवा कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ से जब डाइवर्जेंट होगी तो नीचे आपके पास हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यस, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रखा है। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर लोकेटेड बिटवीन द टेंट एंड, इसको छोड़ो। नाउ ड्यूरिंग द विंटर्स द पोल कूल सिग्निफिकेंटली बिकॉज दे रिसीव लिटिल और नो सनलाइट। ठीक है, ये बात हमको समझ आती है। दिस क्रिएट्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड डेंस एयर अराउंड विच स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल्ड द पोलर वर्टेक्स फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। ये चीज आपके पास होगी। यस, पोलर वर्टेक्स पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी, हमने ये पूरा का पूरा पढ़ रखा है। नेक्स्ट आप देखते हो हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस द वेदर पैटर्न, कि वेदर पैटर्न को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलर वर्टेक्स कैन वेरी थ्रू आउट द विंटर। यस सर, बिल्कुल ही वेरी करता है, कई बार वीक होता है, कई बार स्ट्रांग आपके पास होता है। दिस इन्फ्लुएंसेस वेदर पैटर्न्स इन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिलो इट कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है सर, where most of the weather phenomena occurs. A strong polar vortex typically means a strong jet stream. Yes sir, जेट स्ट्रीम का तो इंडियन वेदर के ऊपर भी कितना भयंकर इंपैक्ट पड़ता है हमारे पास। इन द ट्रोपोस्फेयर मेंशंस रॉयल मेट्रोलॉजिकल, इसको छोड़ो। जेट स्ट्रीम्स आर द फास्ट मूविंग एयर करंट्स अराउंड 5 to 10 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। दे प्ले अ मेजर रोल इन द वेदर पैटर्न पर्टिकुलर इन द रीजन ऑफ लाइक यूके। इंडिया में भी करता है आपके पास ये, है ना। ये स्विच की तरह काम करता है, साउदर्न जेट स्ट्रीम एज स्विच की तरह काम करती है। When the polar vortex is strong, it acts like a guide for the storms. स्टॉर्म्स के लिए एक गाइड की तरह काम करता है कि भैया किधर जाना है तुमको। फ्रॉम द अटलांटिक इन्फ्लुएंसिंग वेदर कंडीशंस बाय क्रिएटिंग बाउंड्रीज बिटवीन वार्म एंड द कोल्ड एयर masses. Yes, these positions can change over several days, affecting whether the region experiences wet, unsettled weather or colder conditions in the north or warmer temperature to the south.
Therefore, change in the polar vortex and stratospheric warming can have significant impact on day-to-day weather patterns. अब ये पूरा का पूरा एक न्यूज है जो आपके पास यहाँ पे जुलाई 24 2024 को, जो 16 जुलाई 2024 को न्यूज में आया। अब जो नॉर्थ के स्टूडेंट होंगे उनको लगेगा ओ माय गॉड, देयर इज सो मच इन द करंट अफेयर, और जिसने एक बार सब्जेक्ट कर रखा है वो इसको देखेगा है छोड़ो कोई बात नहीं। यस, जिसने फिजिकल ज्योग्राफी एनवायरमेंट, जिसने फिजिकल ज्योग्राफी पहले से पढ़ रखी है, उसके लिए क्या ये करंट अफेयर है क्या? क्या ये न्यूज उसके लिए करंट अफेयर है क्या? नहीं, उसके लिए न्यूज आपके पास कहीं से भी करंट अफेयर जो है आपके पास यहाँ पे नहीं है। यस, चलो सर, समझ आता है यहाँ तक? तो इसलिए सब्जेक्ट जब पहले पढ़ाओ, मैं ये न्यूज इसलिए लेकर के आऊँ कि आपको हेडिंग्स पता चले, कि अब से कभी भी इस तरीके की हेडिंग आपको देखने को मिलती है न्यूज़पेपर में, वो आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। उसमें नया में भी आपको कुछ नहीं मिले कि सर इसमें कुछ भी नया हमको देखने को नहीं मिला, बट ये इवेंट्स ना मेंस के आंसर राइटिंग में काम आते हैं। ये जो इवेंट है ना कि सर यहाँ पर देखो ये चीज हुई है, ये मेंस के आंसर राइटिंग में काम आते हैं आपके पास। प्लस रिवीजन, प्लस क्या हो गया, रिवीजन जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है ऐसा। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो नेक्स्ट इन क्वेश्चन पे चलो बाद में कर लेंगे। यस, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग तो हम लोगों ने देख ली। अब हमको पढ़ना है, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस के बाद हम लोग थोड़ा सा ओजोन के बारे में समझते हैं कि सर ओजोन को लेकर के क्या क्या चीजें चल रही हैं। ओजोन को लेकर के क्या चल रहा है आपके पास यहाँ पे कि सर ओजोन जो है उसका डिप्लेशन हो रहा है। ओजोन का क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे, डिप्लेशन जो है आपके पास यहाँ पे हो रहा है। ओजोन के डिप्लेशन के अंदर ये जो पोलर वर्टेक्स आपके पास बना है, इसका एक मेजर रोल जो है आपके पास यहाँ पे होता है। ओजोन के डिप्लेशन में, ओजोन होल क्रिएशन में, इन सब में पोलर वर्टेक्स है, स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग है, इन सब का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपके पास यहाँ पे। क्लियर? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समझना, जब भी हम अर्थ की बात करते हैं, जब भी हम अर्थ की बात करते हैं, मान लो मैं अर्थ को बनाता हूँ, जिस जिस लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उनको पता है कि सर ये वाली लेयर कौन सी होती है सबसे पहले एटमॉस्फेयर के अंदर, क्या बोलते हैं इसको? यस, जल्दी मैसेज करिए, टेक्स्ट, कौन सी लेयर बोलते हैं इसको? ट्रोपोस्फेयर। ये आपके पास हो गई सर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद ये वाली लेयर हम किसको बोलते हैं सर? यस, स्ट्रेटोस्फेयर आपके पास होती है, स्ट्रेटोस्फेयर आपके पास होती है। उसके बाद ऊपर ओजोन वोजोन सब कुछ आपके पास यहाँ पे होता है। बट आप लोगों को वो फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स में से ये तो आपको पता है ना कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो इक्वेटर के ऊपर तो दूर होता है, एंड स्ट्रेटोस्फेयर जो आपके पास होता है वो जमीन के पोल के पास, नॉर्थ पोल आपके पास है या साउथ पोल आपके पास है, पोलर लोकेशंस के ऊपर आपके पास ट्रोपोस्फेयर की लेंथ बहुत कम होती है और स्ट्रेटोस्फेयर बहुत नीचा होता है। यस, ये पता है हम सबको कि स्ट्रेटोस्फेयर जो सर आपके पास होता है, स्ट्रेटोस्फेयर ये आपके पास क्या होता है, इट इज नियर एट द पोल्स। पोल्स के आपके पास कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा नियर होता है। अगर ऐसा है तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन आपके पास होती है, वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कैसे होगी, इट विल बी नियर टू दी अर्थ सरफेस, इट विल बी नियर टू दी अर्थ सरफेस। होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ओजोन यहाँ पे आपके पास नीचे, ओजोन सरफेस नीचे आ गई। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर आप खड़े हो इक्वेटर के पास, या मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, कैप्रिकॉर्न के पास, कैंसर के पास आप खड़े हो। यहां से आपने क्लोरीन छोड़ दी, सीएल छोड़ दिया आपने। अब ये क्लोरीन घूमती गामती घूमती गामती घूमती गामती आपके पास यहाँ पे जाती है। यस, अब ये क्लोरीन आपके पास यहाँ पे जो है वो जाती है। जब ये यहाँ पे जाएगी ना, बेसिकली क्या होता है, क्लोरीन के रिजर्वायर्स होते हैं, रिजर्वायर, वो रिजर्वायर्स मूव करते करते आपके पास यहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पर जाकर के बिकॉज ऑफ दिस पोलर वर्टेक्स, बिकॉज ऑफ ये विंटर से कहते हैं ना कि ड्यूरिंग समर के टाइम में, वेदर का चेंज होने के टाइम में, उस टाइम में वो रिजर्वायर से क्लोरीन फ्री हो जाती है। अब वो कैसे होती है बाय इक्वेशंस में अभी बताऊंगा, फिलहाल पहले एक बार थॉट को समझो। क्या हुआ कि क्लोरीन वहां पे गई, पहले बंधी हुई थी रिजर्वायर के साथ थी, वो वहां पे गई, बट वहां पे जाके फ्री हो गई। जब वो क्लोरीन वहां पे जाकर के फ्री हो गई, वो क्लोरीन अब आपके ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाती है। यस, ये क्या करेगी आपके, रिएक्ट कर जाती है, ओजोन बनने नहीं देती।
ओजोन डिप्लीट होता है। और इसीलिए जो ओजोन होल क्रिएशन वाली बातें चलती है वो सब कहाँ पे चलती है? पोल्स के ऊपर चलती है। ओजोन कहाँ पे? इक्वेटर पे थोड़ी ना ओजोन होल क्रिएट हो रहा है। ओजोन होल कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? पोल्स के पास आपके पास ओजोन होल क्रिएट हो रहा है। तो ओजोन होल वहां पे क्रिएट हुआ। क्लियर? यस। ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। क्लियर? समझ आया ये सारा का सारा? डन। तो इसमें आपके पोलर वर्टेक्स हो गया, ये स्ट्रेटोस्फेरिक हो गया, वार्मिंग हो गया, इन सब का बहुत इंपैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ये क्लोरीन और जल्दी वहां पे पहुंच जाता है आपके पास। यस। ये जो ओजोन O2 है ये भी थोड़ा सा इधर की तरफ आपके पास आ जाता है। डन। और ये रिएक्शन एग्रीवेट हो जाती है। क्लियर? यस और नो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा था। तो क्या होता है आपके पास बेसिकली कि सर क्लोरीन पॉल्यूटेंट्स जो आपके पास होते हैं वो पहुंच जाते हैं आपके पास पोल के पास, और वहां पे जाकर के वो आपके ओजोन से रिएक्ट कर जाते हैं। और जब ओजोन से रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा आपके पास? सॉरी, ऑक्सीजन से और रिएक्ट कर जाएंगे तो आपके पास क्या होगा? ओजोन बनने नहीं देंगे वो, ओजोन को बनने नहीं देंगे। और वहां पर आपके पास बन जाता है, क्या कहते हैं जिसे? यस, ओजोन होल, जिसको हम बोलते हैं ओजोन होल। इसका क्रिएशन आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है। क्लियर? हमने एक और वर्ड पढ़ा था, एक और मैंने आपको वर्ड पढ़ा था जिसको बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये पढ़ाया था मैंने आपको। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पढ़ाया था मैंने। अब देखो, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं बेसिकली? इसके अंदर आपके पास HNO3 वगैरह होती है। ठीक है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। तो आपके पास क्या होता है? बहुत सारे ऐसे क्लाउड्स होते हैं, ये पोल्स के और पास आपके पास विंटर्स के अंदर जो है वो बन जाते हैं। क्या होगा इसके अंदर? HNO3 वगैरह आपके पास होती है। तो ये आपके पास क्या होंगे? ये आपके पास थोड़ा सा क्लीन अप करना दो ना। यस। तो देखो आपके पास O3 बनता है, किस किस को लेकर के सर? O2 एंड O को लेके। O3 होता है आपके पास जिसमें O2 एंड O, इन ये सब मिलकर के O3 आपके पास बनाने होते हैं। ये एक नॉर्मल रिएक्शन चलनी हुई होती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है जब यहाँ पे क्लोरीन आ जाती है ना, तो वो इस O के साथ रिएक्ट कर जाएगी और वो आपके पास ClO बना देती है। या फिर कई बार HCl आपके पास यहाँ पे बन जाता है, या फिर ClNO3 वगैरह आपके पास बन जाता है। ये सारी चीजें आपके पास चलती है, ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ओजोन आपके पास यहाँ पे बन नहीं पाती। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है आपके पास? सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है एंड आपके पास बन जाते हैं सो कॉल्ड HNO3 के क्लाउड्स, जिसको हम बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, PSC जिसको बोलते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आपके पास बन जाते हैं। अब क्या होता है, ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कब बनते हैं आपके पास? विंटर्स में बनते हैं ये हमेशा आपके पास। और कहाँ पे बनेंगे? तो पोल्स के पास आपके पास ये बनते हैं। ठीक है, ये बने। अब देखो क्या होता है, विंटर्स जब गई, आफ्टर विंटर्स, ठीक है, आफ्टर विंटर्स, जब विंटर्स गई और जब ड्यूरिंग आपके पास समर का टाइम आपके पास आ जाता है, उस टाइम आपके पास आएगी हाई सनलाइट वहां पे। और सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो HNO3 वगैरह आपके पास होते हैं, ये रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो ClNO3 आपके पास है, या जो HCl, ये जो बना ना ClNO3 HCl वगैरह है, इन ये सब जो होते हैं ये होते हैं क्लोरीन रिजर्वायर। क्लोरीन रिजर्वायर के क्लोरीन ना अभी सर इन इनमें बंधी हुई है। तो ये ओजोन को अभी बिल्कुल परेशान नहीं करी, ओजोन बनता जा रहा है क्योंकि क्लोरीन तो रिजर्वायर में बंधा हुआ है अभी। ये HNO3 आपके पास पोलर पे ड्यूरिंग सनलाइट में इनसे रिएक्ट कर जाएगा। जब इनसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे वो क्लोरीन को क्या कर देता है? फ्री कर देता है। यहाँ से क्लोरीन आपके पास बन जाएगी फ्री। और ये क्लोरीन फिर सीधे जाकर के आपके पास ऑक्सीजन के साथ जो वो रिएक्ट कर जाती है, और जिसकी वजह से ओजोन का फॉर्मेशन जो है आपके पास क्या हो जाएगा? इट विल हिंडर। और इससे हमारे पास होता है ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्लियर सभी को? यस। समझ आया आपको कि सर पहले हमारे पास, एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो, सब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। ये धरती है, ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, ओजोन धरती के पास में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे भोलू बैठे थे, हमने चुपके से फ्रीज खोला और यहाँ से क्लोरीन वोलीन वगैरह जो है वो भेज दिया। ये क्लोरीन घूमता घूमता यहाँ पे पहुंचा,
बट यहाँ पर वो क्लोरीन किस में बन गया, HCl में बन गया, वो ClNO3 में बन गया, तो क्लोरीन यहाँ पे अभी फंसा पड़ा है, क्लोरीन यहाँ पे फंसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है क्लोरीन को, क्लोरीन यहाँ पर अभी हमारा फंसा पड़ा है, किसके अंदर, क्लोरीन रिजर्वायर्स के अंदर क्लोरीन जो है वो फंसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सडनली यहाँ पर सर्दियों के अंदर क्लाउड्स बनने लग गए, इन क्लाउड्स के अंदर क्या है सर, HNO3 आपके पास क्लाउड्स में, कौन क्या बोलते हैं इन क्लाउड्स को, इनको बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, डन, इनको हम बोलते हैं। फिर क्या हुआ, फिर सर धीरे धीरे समय बदला और विंटर के बाद क्या आ गई आपके पास, समर्स आ गई। तो जब समर्स आपके पास आएगी तब सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी तो ये जो HNO3 के क्लाउड्स हैं ये यहाँ पे इन रिजर्वायर्स के साथ रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्ट करके ये जो क्लोरीन पहले यहाँ पे फंसी पड़ी थी उस क्लोरीन को फ्री कर देंगे। अब ये क्लोरीन, ये जो ओजोन फॉर्मेशन होना था इसको नहीं होने देगी, क्लियर, यस। अब ये जो ओजोन फॉर्मिंग आपके पास यहाँ पे हो रहा था इसको जो है ये चीज आपके पास यहाँ पे नहीं होने देती है, क्लियर सभी को यहाँ तक, यस, एनी इश्यूज, नहीं, समझ आया पूरा किस तरीके से आपके पास ओजोन का फॉर्मेशन जो है आपके पास ये प्रॉब्लम होती है, क्लियर, चलिए सर, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। बट अब ना यहाँ पर आप लोग को अभी आपने कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो, कि ओजोन होल रिकवर हो रहा है, आपने सुना है कुछ टाइम पहले ये चीज हुई थी कि ओजोन होल जो है वो रिकवर हो रहा है। अब वो रिकवरिंग कैसे चल रही है इसको समझते हैं। क्या हुआ सर कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, क्या हुआ आपके पास, ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो ग्लोबल वार्मिंग हुई आपके पास, हाँ क्लाइमेट चेंज हुआ आपके पास, इन सभी की वजह से, इन सभी की वजह से आपके पास वीक या फिर अनस्टेबल जेट स्ट्रीम्स बन गई थी, वीक या फिर अनस्टेबल जेट स्ट्रीम्स जो है आपके पास यहाँ पे बन जाती है। जब वीक और अनस्टेबल जेट स्ट्रीम आपके पास यहाँ पे बनती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके मतलब यहाँ पे आपके पास एक अनस्टेबल पोलर वर्टेक्स जो है वो बना था, अनस्टेबल पोलर वर्टेक्स जो है आपके पास यहाँ पे बना था। जब अनस्टेबल पोलर वर्टेक्स है, जब पोलर वर्टेक्स आपका अनस्टेबल है, तो क्या किसी भी तरीके का पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बन पाएगा क्या, से बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है इसका फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था। अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो HNO3 जो रिजर्वायर्स हैं क्या वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो क्लोरीन के जो रिजर्वायर्स थे, क्लोरीन के जो रिजर्वायर्स थे, दे विल रिमेन एज इट इज, दे विल रिमेन एज इट इज, जैसे के थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब सर, इसका मतलब देर इज नो ओजोन डिप्लेशन, कि सर किसी तरह का कोई भी ओजोन डिप्लेशन जो है आपके पास यहाँ पे नहीं हुआ। और जब किसी भी तरह का कोई भी ओजोन डिप्लेशन नहीं हुआ तो इसको हम ओजोन रिकवरी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यस। अब बताओ ये एनवायरमेंट का टॉपिक है कि नहीं है, बट इसको पूरा समझा कहाँ से जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी से। अब आप में से जिसने अभी तक फिजिकल ज्योग्राफी कर नहीं रखी ना उसके लिए टॉपिक पूरा ऊपर से गया होगा, डन, उसके लिए टॉपिक पूरा ऊपर से गया होगा। बट जिसने फिजिकल ज्योग्राफी कर रखी है उसको पूरा समझ आया होगा ये। और ये सब कुछ क्या है, ये सब करंट अफेयर्स में, ये पूरी थ्योरी करंट अफेयर्स में आपके पास आई थी कि ये सब कुछ क्यों हुआ। तो आज से अगर आपको कोई भी पूछे ना कि ओजोन रिकवर कैसे हुई तो आप क्या बोलोगे, कि ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, उस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि जो अनस्टेबल जेट स्ट्रीम्स हुई, ठीक है, अनस्टेबल पोलर वर्टेक्स हुआ, जब अनस्टेबल पोलर वर्टेक्स हुआ तो इस वजह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बना ही नहीं, और जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बना ही नहीं तो जो क्लोरीन के जो रिजर्वायर थे वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करे, वो जैसे थे वो वैसे के वैसे रहे। तो जब क्लोरीन रिएक्ट ही नहीं करी, फ्री क्लोरीन आया ही नहीं, तो फ्री क्लोरीन नहीं आया तो ओजोन आराम से बन गई। क्लियर सभी को यहाँ तक, यस, आर वी गुड विद दिस टॉपिक, आर वी गुड विद दिस टॉपिक, समझ आया सभी को, यस। तो मैंने आपको क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि हमारे पास अभी एक्चुअल में कैसे दिख रहे हैं। लोग कहते हैं ना, वो ट्रम्प साहब कहते हैं कुछ नहीं है, देयर इज नो क्लाइमेट चेंज,
वो कहते हैं ना देयर इज नो क्लाइमेट चेंज। अरे भाई क्लाइमेट चेंज है, देखो, है। लोगों ने उस टाइम मूर्ख बना दिया। मतलब थ्योरी आप देखो, अरे क्या हुआ कि कोविड के टाइम में लॉकडाउन लग गया ना, तो इतना सारा धुआं ना इस बार फैला नहीं, है ना, गाड़ियां चली नहीं, इसलिए ना ओजोन ना रिकवर कर गई। कितना अच्छा, मतलब दुनिया अगर गाड़ियां ना चलती हो तो सब कुछ आराम से चलेगा, कितना बढ़िया होगा। अरे मूर्खों को समझाओ भाई। क्लियर? तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नो डाउट ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट है, नो डाउट ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट है। ठीक है, बट इतना भी नहीं है। समझ आ रहा है सभी को? यस। गुड वन। चलिए गुड। तो ये चीज होती है, लिख लो इसको, अगर लिखना है तो लिख लो। लिख लीजिए इसको पूरा। लिख लो ना, नोट्स में रख लो आपके। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए गुड वन। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिख लिया था ना सबने? चलिए नेक्स्ट देखो, अब ओजोन को हमने देख तो लिया, कैसे हाँ ओजोन को लेकर के प्रॉब्लम्स है, ओजोन होल हो रहा है वगैरह ये सब कुछ। तो एक बार समझते हैं सर, ये सब कुछ हमको पता कैसे चला, है ना, किसको किस तरीके से क्या क्या जो है वो चीजें पता चली। तो क्या हुआ था आपके पास, ओजोन की देखते हैं ना कि ओजोन को रिकवरी के लिए क्या क्या समाज, मतलब ना दुनिया जो है वो क्या क्या चीजें कर रही है। तो समझते हैं कि सर 1840 का टाइम था। उस टाइम में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ओजोन जो है वो डिस्कवर हुई थी। क्या हुई थी? ओजोन जो है आपके पास यहाँ पे डिस्कवर होती है। फिर क्या हुआ सर? फिर वक्त बदलता गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बोलो डिस्कवर कर ली, ठीक है, अच्छी बात है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता चलता है, क्या कर ले, ठीक है, तो किसी को कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ा था। फिर क्या हुआ सर, 1900 का टाइम आया। 1900 के अंदर ये पता चला कि ओजोन जो है ना, ओजोन, हाँ, वो तुमको पता है कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। तो ये चीज पता चली कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन है, यानी ओजोन को हमने लोकेट कर लिया, लोकेशन जो है आपके पास यहाँ पे पता चल गई। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर वक्त का पहिया फिर से आगे चलता गया और 1920 का टाइम आया। 1920 के अंदर ये पता चला कि सर ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया, हाँ सर, ये अमोनिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। कि ये जो है वो आपके पास यहाँ पे ओजोन जो है वो डिप्लीट कर रहा है। क्लियर? 1920 के अंदर हमको पता चला कि अमोनिया जो है, ये जो है आपके पास ओजोन के डिप्लेशन का कारण है। एंड इस वजह से इस अमोनिया को इस अमोनिया को रिप्लेस किया गया था बाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां से अब आपके पास आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। ये चीज आपके पास पता चली। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर आपके पास यहाँ पे वक्त का पहिया जो है वो आगे चलता रहा और किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, हाँ, कुछ ध्यान नहीं दिया। और 1970 का टाइम आ गया। तो 1970 का टाइम आ गया, हाँ सर, 50 साल निकल गए, हाँ। 50 साल में लोगों को समझ आया कि भैया तुमने कर क्या दिया है ना, तुमने एनवायरमेंट का कर क्या दिया है। तब यहाँ पे लोगों की आंखें खुलती है। और कनाडा के अंदर आपको सब लोग यहाँ पे मिलते हैं और कनाडा में मिलकर के बोलते हैं कि भैया अब जो है हमको लेट्स एनवायरमेंट की टेक केयर करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मिलकर के कहते हैं कि लेट्स टेक केयर ऑफ दी एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट का जो है अब ध्यान रखने की आपके पास यहाँ पे जरूरत है। जब इनको पता चला कि अब ध्यान रखने की जरूरत है तो बोला ठीक है, कैसे ध्यान रखें? बोले कोई कन्वेंशन वगैरह करते हैं आराम से, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, सबको अवेयर कराते हैं। तो इस वजह से 1972 के अंदर आपके पास होती है जिसको हम बोलते हैं सो कॉल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। क्या होगी? यहाँ पर आपके आपके पास यहाँ पे होती है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। क्लियर?
यस। सर ओजोन होल के बारे में अभी तक पता चल गया क्या लोगों को? ना, ओजोन होल के बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं चला है। तो ओजोन होल के बारे में लोगों को कब पता चला? वो लोगों को पता चला 1974 में, जब 1974 के अंदर मिस्टर शेरवुल ने, ठीक है, शेरवुल ने आपके पास एक पेपर पब्लिश कर दिया। इन्होंने यहाँ पर आपके पास एक रिसर्च रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और उस रिसर्च पेपर के अंदर उन्होंने लिखा कि यहाँ पर जो है वो ओजोन होल का क्रिएशन जो है वो हो रहा है। वहां पर उन्होंने ओजोन होल के बारे में मेंशन करी। अब जब ओजोन होल बन गया है, अब जब इसके इम्पैक्ट्स वगैरह सब कुछ आपके पास यहाँ पे सामने आए, तो उसके बाद अब आपके पास ओजोन से लेकर के और ज्यादा चीजें आपके पास यहाँ पे चलेगी। क्लियर? सभी को हिस्ट्री पूरी समझ आई कि किस तरीके से चलेंगे यहाँ पे लोग? है ना, सब लोग कह रहे थे सर हमको ना हिस्ट्री पढ़नी है, आप ना हिस्ट्री पढ़ाओ। मैंने उनको बोला मैं हर सब्जेक्ट तुमको हिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ाऊंगा। देखो मैं तुम्हें एनवायरमेंट भी एज एन हिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। यस, पढ़ लो हिस्ट्री, लो पढ़ लो हिस्ट्री, गाइस लो पढ़ लो हिस्ट्री। यस, सब कुछ हिस्ट्री है, सब कुछ हिस्ट्री है ना। राजा महाराजा को मारे बस यही हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ हिस्ट्री है, इसके अलावा भी सब कुछ हिस्ट्री है। डन सभी को यहाँ तक? यस। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अब देखो पहले ना कुछ एक टर्मिनोलॉजीज आपको, मतलब इससे पहले कि मैं ओजोन के बारे में जितने भी कन्वेंशन वगैरह हुए हैं उन सबको आपको समझाने के लिए बैठूं, हम लोगों को कुछ एक टर्मिनोलॉजीज क्लियर होने चाहिए। आज तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, जिसमें एक होता है कई बार कि कोई समिट हुआ है, ठीक है। तो समिट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिर के सर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कॉन्फ्रेंस क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। समिट और कॉन्फ्रेंस सेम होता है क्या सर? सेम नहीं होता। फिर आपने कई बार सुना होगा कि एक कन्वेंशन हुआ है, तो व्हाट इज कन्वेंशन। फिर आपको पता चलता है कि कुछ प्रोटोकॉल्स आए हैं, तो प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है। और फिर आपने कभी सुना होगा कि कोई ट्रीटी हुई है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, आप ये सुनते रहोगे। अब जब हम लोगों को आगे चल के क्लाइमेट चेंज के बारे में और पढ़ना है ना, तो आप ये सब कुछ सुनते ही रहोगे कि आज कोई समिट हुआ है, आज कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई कन्वेंशन हुआ है, कोई प्रोटोकॉल हुआ है, कोई ट्रीटी हुई है। हर चीज के अलग अलग मतलब है आपके पास। हर चीज के ही आपके पास यहाँ पे अलग अलग मतलब जो है वो होते हैं। क्लियर सभी को? यस, क्लियर। तो समिट कहेंगे तो उसका मतलब अलग होगा, कॉन्फ्रेंस होगा तो उसका मतलब अलग होगा, कन्वेंशन होगा तो उसका मतलब अलग होगा। यस, क्लियर। जब शादी करनी होती है तो क्या करते हैं, पहले लड़का लड़की पहले घर वाले मिलने जाते हैं, वो एक अलग चीज होती है। यस, फिर लड़का लड़की को मिलाते हैं, वो एक अलग चीज होती है। फिर मंगनी होती है, वो एक अलग चीज होती है। सगाई होती है, वो एक अलग चीज होती है। शादी होती है, वो एक अलग चीज होती है। और उसके बाद क्या, हाँ, क्या होता है? हाँ, नहीं, डाइवोर्स, हाँ डाइवोर्स होता है, वो भी एक अलग चीज होती है ना, सुकून, हाँ सर। डाइवोर्स जिसको सुकून। तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग गए। क्या सर सगाई के शादी के बाद तो कुछ और होता है ना? डाइवोर्स, डाइवोर्स, लेट्स फोकस ऑन डाइवोर्स। यस, ये चीज है। तो हर चीज अलग अलग आपके पास यहाँ पे होती है, हर चीज का मतलब अलग है। हर चीज का ही मतलब आपके पास यहाँ पे अलग है। समिट क्या होता है? समिट ना बेसिकली आपके पास अगर आप देखो तो एक तरीके की जिसको हम कहते हैं, इट इज जस्ट अ ग्रुप मीटिंग। ये आपके पास क्या होता है? ये जस्ट आपके पास एक ग्रुप मीटिंग होती है। मैम आजकल मेरी राइटिंग अच्छी आने लगी है बोर्ड के ऊपर, है ना? गुड या। तो ये आपके पास यहाँ पे एक ग्रुप मीटिंग जो है ना, नजर मत लगा देना भैया। हाँ, नजर बहुत अरे बहुत नजर लगती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। एक काम था, ऐसे ही अटका पड़ा था इतने दिनों से। फिर एक दिन ना मेरे ऊपर से ऐसे 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 किया, दूसरे दिन वो काम हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये सही में गजब होता है यार चीजें सही में। मतलब आप बिल्कुल नास्तिक हो गए ना, तो कई बार ऐसी चीजें होती है ना कि उसके बाद आप आस्तिक हो जाओगे, आपको लगेगा सच में इट वर्क। चलो एनीवेज, तो ग्रुप मीटिंग आपके पास यहाँ पे होती है। तो ग्रुप वाले मिले, चाय समोसे के ऊपर मिले, बातें बातें करी उन्होंने और चले गए। क्या कर लिया? सबमिट कर लिया। क्या कोई आउटकम होता है क्या? मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई आउटकम नहीं होता। जैसे आप देखते हो ना, G7 की सबमिट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सब होता रहता है। एग्जाम्पल, ठीक है। यस, मीनाक्षी डागा लिख लिया? लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? नहीं करा? मेरे को लग तो रहा है कि आप कर रहे हो। नहीं ना? हाँ,
कीवर्ड्स, अच्छा कीवर्ड्स लिख रहे हो, हाँ गुड वन, ठीक है, इट्स ओके। तो ये चीज आपका होता है। फिर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? कॉन्फ्रेंस आपने अपने कॉलेजेस में अटेंड करी होगी ना, है ना? चाय समोसे की पार्टी, फालतू में आके भाषणबाजियां चलती रहती है, दो जने आते हैं, वो लोग लेक्चर्स लेते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। कॉन्फ्रेंस होती रहती है ना, आपके कॉलेज में होती रहती होगी कॉन्फ्रेंसेस। यस। क्या होता है उसके अंदर? कॉन्फ्रेंस के अंदर फालतू का डिस्कशन होता रहता है, डिस्कशन लेक्चर बाजियां चलती रहती हैं, है ना? कि सुबह इनका लेक्चर है, शाम को इनका लेक्चर है, बीच में हाई टी में सबको इंटरेस्ट होता है कि हाई टी कब होगी, है ना? उसमें उसका मेन्यू क्या है, हाई टी का मेन्यू क्या है ना? खाना क्या है, घूमना फिरना क्या है, उन सब में आपके पास यहाँ पे। तो एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता है। मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस का ना हमेशा एक टॉपिक होता है कि ये इस टॉपिक के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है। समिट तो क्या है, ग्रुप मीटिंग है कि भाई सब लोग आओ, मिलो, अपनी अपनी प्रॉब्लम या अपनी अपनी कोई भी बातें हैं वो डिस्कस करो वगैरह, वो सब वो है आपके पास समिट। डन। जैसे आप कॉलेज से पास आउट हुए हुए स्टूडेंट्स हो, किसी दिन ऐसे ही बोलो कि यार आओ सब लोग मिलते हैं, और आप ऐसे ही मिले, वो क्या है, वो समिट है। और कोई इवेंट हुआ और आप अब सब उसके लिए मिल रहे हो, है ना? कि यार राहुल हम सबका दोस्त था। यस। राहुल और टीना की जो है वो दोस्ती जो है वो खत्म खराब हो गई है, और टीना जो है किसी और से शादी कर रही है। तो अब सारे दोस्त जाके राहुल से मिलोगे, और फिर सब लोग एक टॉपिक के ऊपर उसको लेक्चर दोगे कि देख, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों में यार, तो किसके लिए रो रहा है? आज टीना है, कल मीना होगी, परसों सीना होगी, है ना? कोई मतलब नहीं यार, तो क्या कर रहा है ये सब? ठीक है, आप यही तो समझाओगे। कोई बोलेगा, मतलब सब कुछ उस सेंट्रिक डिस्कशन होगा एक टॉपिक के ऊपर कि राहुल को समझाओ कि कोई मतलब नहीं है, तो आप राहुल को संभालो। ये क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हो गई, लेक्चर बाजियां, सारे लोग फालतू का ज्ञान झाड़ रहे हैं अपना, मतलब नहीं है। वो भी किसी आदमी जो ज्ञान दे रहा है, वो भी किसी के लिए रो रहा होगा, है ना? उसके उसकी जिंदगी में खुद का भी कोई ना कोई दुख होता है। ये बस चलता रहता है ये सब। ये सब जो लेक्चर बाजियां चलती है ना अननेसेसरली, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। उसको बोलते हैं आपके पास यहाँ पे कॉन्फ्रेंस, कि लेक्चर बाजियां चल गई। अब लेक्चर बाजियां जब चल गई तो बोलोगे यार आपने सब कुछ डिस्कस तो कर लिया, बट ये तो बताओ इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। यस। इसको इम्प्लीमेंट आपके पास यहाँ पे किस तरीके से किया जाए? तो जब आपके पास किसी तरह का कोई फ्रेमवर्क बनता है कि ओजोन को कैसे ठीक किया जाए, किसी तरह का कोई भी रोड मैप आपके पास यहाँ पे क्रिएट होता है, या कोई प्रोसेस हम लोग यहाँ पे जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। यस। जब कभी भी कोई भी कन्वेंशन होगा ना, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्या फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया, क्या रोड मैप डिस्कस किया गया, क्या प्रोसेस यहाँ पे लेकर के आया गया। ये सारी चीजें मतलब समवट डिसीजन मेकिंग। जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। इट इज अवेयरनेस। कन्वेंशन मतलब क्या है, समवट डिसीजन मेकिंग, कि यार करना किस तरीके से है, कोई प्रोसेस वगैरह आपने डिसाइड किया वहां पे, ये ऐसा आपके पास होता है। और समिट क्या है, समिट आपके पास होती है इन जनरल मीटिंग। यस, ये आपके पास क्या हो जाएगी, जनरल मीटिंग्स आपके पास हो जाती हैं। क्लियर? फिर आपके पास प्रोटोकॉल्स आते हैं। प्रोटोकॉल्स में क्या आएगी, आपके पास गाइडलाइंस आएगी। डन। आपके पास बाइंडिंग रूल्स आते हैं कि आपको इस तरीके की चीजें करनी ही करनी है। उस तरीके के आपके पास यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको हम प्रोटोकॉल। ट्रिटी का मतलब कोई ना कोई समझौता आपके पास हो गया है ना? लीगल बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग चीजें आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, उसको हम ट्रिटी बोलते हैं आपके पास यहाँ पे। या किसी तरीके का मान लो कोई अग्रीमेंट वगैरह आपके पास यहाँ पे साइन हो गया, तो उसको हम लोग यहाँ पे ट्रिटी बोलते हैं। डन। तो ये सारे मतलब आपको क्लियर हो जाएंगे अब, कि कभी भी कोई भी समिट बोले आपको कि समिट हुई है, तो समिट का क्या मतलब हुआ होगा। आपको बेसिकली उस इवेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन से अभी हो जाना चाहिए कि समिट हुआ है, ऐसे मतलब फालतू में मिले होंगे, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता, है ना? यूपीएससी में कभी ध्यान दोगे क्या, G7 की समिट हो जाए, ठीक है, हुई होगी, क्या है, फालतू गए होंगे, मिल के आ गए होंगे, उसके ज्यादा कुछ आउटकम्स नहीं होता है। कोई कॉन्फ्रेंस देखोगे तो ठीक है, कि क्या चीज की अवेयरनेस फैलाई गई है वो देखो आप, क्या अवेयरनेस फैलाई गई है वो देखो आप। कोई कन्वेंशन होगा तो फिर वो प्रोसेस, कोई सॉल्यूशन बेस्ड बातें करेंगे कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे जो है वो होना चाहिए। कोई प्रोटोकॉल आया है वो इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रिटी हो गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। तो अब आप इन वर्ड्स के थ्रू ये देख सकते हो कि हाँ यूपीएससी में अब क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और कौन सी चीज आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं होगी। डन? यस और नो? डन? समझ आया कि नहीं आया? जैसे अब मैं आपको ना तीन चीजें लिखता हूँ,
कि ओजोन के लिए तीन चीजें आपके पास हुई थी। एक हुआ था जिसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड वियना कन्वेंशन हुआ। देखो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के हमको चीजों के बारे में जानना है, कोई एक ज्वलंत समस्या है वर्ल्ड की, तो क्या पहले प्रोटोकॉल होगा और उसके बाद कॉन्फ्रेंस हो सकता है क्या कभी भी? नहीं ना, सीक्वेंस पता चलेगा ना, हमेशा ऐसे ही होगा। पहले सबमिट होगा, सब लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, फिर बोलेंगे कि यार ये प्रॉब्लम है, फिर बोलेंगे चलो ठीक है अवेयरनेस कराते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं इसके लिए। तो उसके बाद वो लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे, सबको पता चल जाएगा, सब बोलेंगे हाँ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, पर ये तो बताओ कैसे ठीक करें। तो फिर अगली मीटिंग होगी, वो क्या होगा, वो एक कन्वेंशन होगा। यस। जब कन्वेंशन हो जाएगा, रोड मैप तैयार हो जाएगा, तो कोई रोड मैप को फॉलो करेगा, कोई नहीं फॉलो करेगा, तो बोलेंगे यार इसको बाइंडिंग बनाओ। वो बाइंडिंग कैसे बनेगी, वो गाइडलाइंस कैसे आएगी, प्रोटोकॉल्स के थ्रू। और फिर भी जब कोई नहीं मानेगा तो बोलेगा यार इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए एक ट्रीटी करो, लीगली बाइंडिंग बनाओ, अग्रीमेंट करो। तो ये प्रोसेस चलेगा आपके पास। कभी भी कन्वेंशन से पैक के बाद कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, हमेशा कॉन्फ्रेंस पहले होगी, कन्वेंशन बाद में आएगा, उसके बाद प्रोटोकॉल आएगा, उसके बाद आपके पास ट्रीटियां होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके सामने लिखता हूं एक टर्म जिसे हम कहते हैं वियना कन्वेंशन। ठीक है, एक आपके पास हुआ वियना कन्वेंशन, इसको मैंने ए बोल दिया, क्लियर सभी को। उसके बाद एक बी टर्म हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और एक सी टर्म हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं किगाली एग्रीमेंट। अब आपके पास ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको जो है आप उसमें अरेंज करो, क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, कौन पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ था। आपको किसी का ईयर याद नहीं है, याद ही नहीं है, मैंने तो लिखा है तक भी नहीं आपको। क्या मेरे को बता सकते हो आप इसकी कौन, इसकी क्रोनोलॉजी क्या रही होगी? यस, एबीसी क्रोनोलॉजी आएगी। पहले वियना कन्वेंशन होगा, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा और उसके बाद किगाली एग्रीमेंट होगा। यस, कितना आसान हो गया याद करना। और लोग बोलते हैं कि सर इन सबके ईयर्स याद करने पड़ेंगे, सही से पढ़ो, यूपीएससी बहुत आसान है ना, सही से पढ़ो, बस पढ़ो सही से, पढ़ो सही से। आंसर कर दिया ना आप सबने, कर दिया ना, किसी को ईयर याद नहीं है, कर दिया आपने आंसर। क्यों? क्योंकि आपकी समझ सही है अब। नाउ यू अंडरस्टैंड कि कन्वेंशन का मतलब क्या है, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, एग्रीमेंट का मतलब क्या है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी फॉर यूपीएससी इन अ स्मार्ट वे। अभी अगर मैं आपको ये नहीं बताता ना और मैं सीधा लिखवा देता, लिखो वियना कन्वेंशन क्या है, लिखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, लिखो किगाली एग्रीमेंट क्या है, आप हमेशा इसके ईयर ही याद करते रह जाते हो उसके बाद। यस। अब आपको इसमें ये तीनों वैसे के वैसे मैं आपको बताऊं, ये तीनों की तीनों आपके ओजोन से रिलेटेड है। अब आपको तीनों की बातें पता चल गई कि हाँ सर वियना कन्वेंशन मतलब ओजोन डिप्लेशन, ओजोन की प्रॉब्लम्स को लेकर के अवेयरनेस फैलाई गई होगी। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला होगा कि ये कर लो भैया, इसको इतना कम कर लो, इसका इतना कम कर लो, इसका इतना कम कर लो, पर उसमें ढंग से कुछ बात हुई बनी नहीं होगी। तब फिर की गाली एग्रीमेंट किया गया होगा। यस, लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज, लीगली बाइंडिंग थिंग्स। देन सभी को यहाँ तक समझ आया पूरा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपके पास एक्चुअल में होती है? डन? आर वी गुड विद दिस? यस। अब मेरे को एक बात बोलो, कितना आसान है टॉपिक को समझना। लोग, पता नहीं, लोग बोलते हैं कि समझ नहीं आता। मेरे को एक बात बताओ, आपको अगर कोई बोल दे कि वियना कन्वेंशन के अंदर, वियना कन्वेंशन के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया गया था, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? भैया कन्वेंशन है वो, अब आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ नहीं रखा, फिर भी देखो नाउ यू कैन आंसर कि भैया कन्वेंशन है वो, वहां पे अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। बैन करना इज समथिंग लीगल ट्रीटी, ये तो लीगली बाइंडिंग हो गई चीजें। क्या वो एक कन्वेंशन में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यस, दिस इज द वे यू नीड टू स्टडी। अब देखो हमने पढ़ा नहीं ना अभी तक, अभी तक मैंने आपको वियना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गाली कुछ भी बताया नहीं है, बट यू कैन आंसर थिंग्स नाउ। क्यों? क्योंकि आपको समझ है इस टॉपिक को लेकर के। यू मेड द टॉपिक वेरी इजी सर। थैंक यू सो मच हिमांशी, थैंक यू सो मच। यस।
दिस इज द वे यू नीड टू स्टडी। अब कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप ऑप्शन देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन करें थोड़ा बहुत। ये देखो, ये क्वेश्चन है, विच, अरे आंसर ही दे दिया इसमें तो। तो एनीवे, which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depletion substances? ठीक है, अब देखो, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। अब यहाँ से ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस तो पहली बार हो गई, इसका तो नाम ही नहीं है। वैसे तो सबको पता है कि हाँ सर, इन सभी में से सिर्फ ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो आपके ओजोन से रिलेटेड आपके पास है, बाकी ये क्योटो नगोया तो ये तो सब आपके पास बाद में होती है। ठीक है, ये अलग चीज है। तो मॉन्ट्रियल अभी आपने देखा है तो आप यहाँ पे आंसर जरूर कर सकते हो। बट आपको ये तो पता चल गया ना कि सर हाँ, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो एटलीस्ट आप ये तो कह सकते हो हाँ, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। यस। उसके बाद बेस्ड ऑन योर नॉलेज यू कैन से कि हाँ सर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपके पास यहाँ पे रहेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेज आउट करने की बातें कर रखी है, इश्यू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ यूज ऑन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, कुछ रूल्स है, लीगल बाइंडिंग चीजें वाली है आपके पास यहाँ पे। यस। अब बताओ, 2015 का क्वेश्चन था ये, यूपीएससी का। लोग डरते हैं, पता नहीं कि कैसे कैसा ही सवाल, तो कुछ भी इतना कौन याद रखे, कैसे क्या करे। यस। दूसरा देखिए आप एक बार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पे 4 जो है वो हो जाएगा। कंसिडर फॉलोइंग सब्सटेंसेस फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इट इज यूज्ड इन द, चलो इसको आंसर करो देखें। है ना, हर क्वेश्चन को यूपीएससी में आंसर करने के लिए उसको पढ़ा हुआ ही जरूरी नहीं होता है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो भी आपका आंसर हो जाएगा। इस बहुत कम लोगों के आंसर आए हैं, सब लोग आंसर करिए। अरे भैया, कैसे कैसे जवाब दे रहे हो आप लोग यार, मतलब कॉमन सेंस अप्लाई करिए आप थोड़ा, ऐसे कैसे यूपीएससी क्लियर करोगे आप, ऐसे कैसे यूपीएससी क्लियर करोगे। अप्लाइड नॉलेज, कॉमन सेंस अप्लाई करो थोड़ा सा। हाँ, अब सही आंसर आने लगा है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इधर, देखो इधर, क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये कभी कोई नोट्स में पढ़ाया हुआ नहीं होगा, ये कॉमन सेंस का ही सवाल है ना, इसको कोई टीचर क्लास में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या है, आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर यूज, कि ये कहाँ कहाँ पे काम आते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, करता है क्या, मुझे तो नहीं पता करता है कि नहीं करता, मतलब आई डोंट नो। इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, सर ये तो बिल्कुल सही है,
ट्यूबलेस टायर्स के प्रोडक्शन में तो कहीं पे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का तो कोई काम नहीं है। कैसे कह सकते हो आप? तो जहां तक मुझे पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना चीजों को ठंडा करना वगैरह और उन सब में काम का है ना, चीजों को ठंडा करना उन सब में काम में होता है। यानी मान लो अगर कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पे चीजों को ठंडा रखना होता है, कोई प्रिजर्वेटिव्स बन रहे हैं आपके पास, ठीक है, या ऐसी कोई चीज जैसे ये फोम्स बन रहे हैं आपके पास, प्लास्टिक फोम्स वगैरह ही है, ठीक है, जिनको ठंडा रखने की आपके पास यहाँ पे चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जरूरत होती है, तो वहां पे हम लोग सीएफसी का यूज वगैरह जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो ये एक समझ में आता है। बट ट्यूबलेस टायर बनने में मतलब ये तो नहीं लगता, तो टू तो नहीं हो सकता। अगर टू नहीं तो ये टू नहीं, तो ये टू नहीं, तो अब हम बी एंड सी के अंदर कंफ्यूज हैं कि बी और सी में से कोई भी एक आपके पास यहाँ पे आंसर जो है वो हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट, देखिए इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कि इसमें जो है वो काम आए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को क्लीन करने में। देखो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जब क्लीन करते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, वहां पे भी आपको ठंडक जो है वो मेंटेन करनी, गैसेस यूज होना वगैरह, ये सब काम में आते ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमको पता तो नहीं है बट ठीक है होता होगा। एज प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसोल कैन। अब पता है ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में ना आप कुछ भी ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पे यूज होता ही होगा या यहाँ पे यूज नहीं होता होगा। क्लियर? हमको कुछ नहीं पता कि होता ही होगा या होता ही नहीं होगा। तो हम कैसे डिसाइड कर लें कि फोर इज द ओनली आंसर? ऐसा क्या है एरोजोल कैंस को प्रेशर करने में कि वहां पे सीएफसी यूज होता होगा? नहीं ना, ऐसा तो कुछ हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आउट ऑफ बी एंड सी जब मुझे इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, जैसे ही हमने एक क्वेश्चन को 50-50 तक लेकर के आ गए, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। यस, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, कि जैसे ही आप एक क्वेश्चन को 50-50 तक लेकर के आ गए हो, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना है। वी डोंट नो इसका सही आंसर क्या है, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन को कलेक्ट करके आएंगे। ये आपको करके आना है। अगर आपके पेपर में अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए और आप 50-50 तक चले जाओ, और उसके बाद, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अगर आपने पेपर में रिस्क नहीं लिया ना, तो पेपर निकलेगा ही नहीं, ध्यान रखना। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, पेपर में रिस्क तो आपको लेने ही पड़ेंगे, बट स्मार्टली। भाई स्मार्टली आप कहेंगे ना कि यहाँ पे फोर ओनली जैसी तो बात क्या है, मेरे को फोर का भी थोड़ी ना पता है कि फोर ओनली होगा। तो वेरी व्हाट इज हाई पॉसिबिलिटी के आंसर की हो? भाई क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक ही जगह पे काम आ रही हो, वो एनवायरमेंट को इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है क्या? नहीं ना, इसका मतलब वो बहुत सारी जगहों पे काम आती होगी। तो हम आंसर भी तो बहुत सारा वाला देंगे सर। कॉमन सेंस। यस। और इस कॉमन सेंस की वजह से हम आंसर यहाँ पे क्या देंगे? टी जो है हम लोग इसको यहाँ पे आंसर करेंगे। यस और नो? एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की इस क्वेश्चन में जो गलती होगी ना, वो ये होगी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे डी को आंसर कर देंगे। ये ये यहाँ पर आपके पास एक गलती होती है कि सिर्फ डी नहीं हो सकता। ट्यूबलेस टायर्स एक ऐसी कॉमन चीज है जिसके अंदर मतलब हमको नहीं लगता कि वहां पे, मतलब ये तो फैक्ट्रियों में बनते हैं ना यार, है ना, सरेआम कहीं पे भी बन के टायर बन जाएगा आपके पास, ये तो उसमें कहाँ पे क्यों जरूरत होगी? क्लियर? आप बाकी सारी चीजें देखोगे ना, तो वो अलग चीजें हैं। जैसे प्रेशर क्रिएट करना है एरोजोल कैंस के लिए, प्रोडक्शन है ना, क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये भी एक सेफ गार्ड के साथ करी जाने वाली चीजें हैं। प्लास्टिक फोम्स बनाना, ये भी एक सेफ गार्ड के साथ करी जाने वाली चीजें हैं। बट टायर वायर तो ऐसे ही बन जाते हैं। टायर तो आप देखते हो ना मार्केट में ऐसे ही पड़े रहते हैं। यस। तो इस तरीके से बाय कॉमन सेंस हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। और अदरवाइज अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो दिस वॉज द क्वेश्चन विच यू नीड टू स्किप। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था जिसको आपको स्किप करना होता है। तो प्लीज ध्यान रखना, यूपीएससी में विच क्वेश्चन टू स्किप, ये आर्ट आपको आनी चाहिए। यस, आपको पता होना चाहिए कौन सी क्वेश्चन को जो है आपको स्किप करना है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्रीमेंट। बट आज ये कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, एंड इसको हम लोग कल के सेशन में जो है वो एक साथ ही पूरा खत्म करेंगे।
तो मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बंद कर लेता हूँ।